Minister of Sri Lanka, Mahinda Rajapaksa, on Monday resigned. But the situation remains extremely tense and volatile across the country. आज हम बात करने वाले हैं उस देश की जिसने कई साल तक जंग के हालात में रहकर भी हार नहीं मानी, पर करप्शन और कुछ चुनिंदा लोगों ने मिलकर इस देश की अर्थव्यवस्था को तोड़ कर रख दिया। हम बात कर रहे हैं श्रीलंका की। जी हाँ, श्रीलंका जो 1983 से ही सिविल वॉर के चंगुल में आ गया था और 2009 तक इसी से जूझता रहा। इस बीच श्रीलंका का ज़्यादातर ध्यान वॉर को खत्म करके देश में शांति स्थापित करने पर था और वॉर खत्म होने के कुछ समय बाद ही श्रीलंका ने बड़ी तेजी से आगे बढ़ना स्टार्ट किया। 2011, 12 और 13 वो साल रहे जब श्रीलंका ने अपनी इकोनॉमी को तेजी से आगे बढ़ाया और कुछ समय तक एशिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बना रहा। इसी के साथ पॉवर्टी इंडेक्स यानी कि उन लोगों की संख्या जो गरीबी रेखा के नीचे थी, जहां 2005 में 15.2% थी, वो 2013 तक घटकर मात्र 6.7% रह गई थी। इस समय तक श्रीलंका अपने प्राकृतिक सौंदर्य के कारण भी एक अच्छा टूरिज्म अट्रैक्शन बन गया था। श्रीलंका में फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आने लगे थे। पर जब सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था तो फिर ऐसा क्या हुआ कि श्रीलंका की आज ये हालत है कि वो इसेंशियल आइटम्स के लिए भी दूसरी कंट्री पर निर्भर है। फॉरेन रिजर्व लगभग खत्म होने को है। देश में महंगाई के कारण बुनियादी चीज़ों की कीमतें आसमान छू रही है। देश में ईंधन, मेडिसिन सप्लाई, फूड जैसे बेसिक जरूरतों को पूरा करना भी संभव नहीं है। श्रीलंका को इस स्थिति में आने के पीछे मुख्य 3 कारण। आइए सबसे पहले बात करते हैं बढ़ते हुए करप्शन की। श्रीलंका में उसकी बढ़ती इकोनॉमी और टूरिज्म के साथ एक और चीज़ थी जो बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी, वो था करप्शन। महिंदा राजपक्षे ने 2005 में बहुत ही कम वोटों के डिफरेंस से पहली बार जीत हासिल की। हालांकि वो अपने परिवार में पहले नहीं थे जिन्होंने इलेक्शन में जीत हासिल की थी, पर प्रेसिडेंट जैसी बड़ी पद को पाने वाला वो अपने परिवार में पहले थे। इलेक्शन जीतने के बाद ही महिंदा राजपक्षे ने देश में चल रही सिविल वॉर को जल्द से जल्द खत्म करना बहुत जरूरी समझा। इसलिए 2005 के बाद श्रीलंका ने आर्म्स में हैवली इन्वेस्ट किया और सिंघल तमिल के बीच चल रही वॉर को खत्म कर दिया। पर क्या इसकी वाकई जरूरत थी? एक्सपर्ट्स की माने तो लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल 2005 तक बदहाल हो चुकी थी और अपनी अलग देश के मांगों से पीछे हटने के लिए तैयार थी। पर महिंदा राजपक्षे ने अपने पॉलिटिकल फायदे के चलते लड़ाई को जारी रखा, जिसकी वजह से हजारों श्रीलंकन सोल्जर्स की जान गई। जो पैसा लोगों के डेवलपमेंट पे लगना था उसे आर्मी पर खर्च करना पड़ा। पर यह तो बस शुरुआत थी। 2009 के बाद जब श्रीलंका में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने लगा, महिंदा राजपक्षे ने बड़े प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाना शुरू कर दिया, जिसमें मताला इंटरनेशनल एयरपोर्ट और महिंदा राजपक्षा क्रिकेट स्टेडियम शामिल है। इन सभी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में एक चीज़ थी जो कॉमन थी, वो ये कि इसमें देश या देश के किसी लोगों का फायदा हो ना हो, लेकिन राजपक्षा परिवार का फायदा पक्का था। इन प्रोजेक्ट्स का बजट बहुत ज़्यादा होता था और इसके कॉन्ट्रैक्ट राजपक्षा परिवार के हाथ ही लगते थे। इसी वजह से महिंदा राजपक्षा के यंगर ब्रदर को मिस्टर 10% के नाम से भी जाना जाता था। इन पर यह आरोप था कि ये स्टेट के हर कॉन्ट्रैक्ट्स में से 10% का कमीशन लिया करते थे। आइए एक नज़र डालते हैं इन प्रोजेक्ट्स पर। मताला इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे सालाना लगभग 10 लाख लोगों के ट्रैवल के लिए बनाया गया था, जबकि सालाना 4000 से भी कम लोग इसका इस्तेमाल करते थे। इसी तरह महिंदा राजपक्षा क्रिकेट स्टेडियम बनाया गया, जिसमें 35,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था थी, पर इसका इस्तेमाल कभी पूरी तरह से नहीं हो पाया। इसी तरह हम्बनटोटा इंटरनेशनल पोर्ट भी शुरू हुआ, जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। हाल ये था कि देश की बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोल राजपक्षा परिवार के हाथों में था। ताकि आपको पता ही होगा कि महिंदा राजपक्षे जो 2005 से लेकर 2015 तक श्रीलंका के प्रेसिडेंट रहे और 2018 से देश के प्राइम मिनिस्टर रहे, वहीं गोटाबाया राजपक्षा जो अभी भी श्रीलंका के प्रेसिडेंट हैं, और उनके एक और भाई बसिल राजपक्षा जो देश के मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस रह चुके हैं। गोटाबाया राजपक्षा के एक और भाई हैं चमल राजपक्षा जो मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स एंड एविएशन एंड इरिगेशन पर रह चुके थे।
अब आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि किस तरह एक परिवार ने मिलकर देश के पूरे कैश रिजर्व का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया। करप्शन और परिवारवाद ने श्रीलंका को पहले से ही इकोनॉमिकल क्राइसिस और अब पॉलिटिकल क्राइसिस की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। हाल ये है कि लोग सरकार के खिलाफ सड़कों पर हैं, पर देश में दोबारा इलेक्शन कराना भी संभव नहीं है। वहीं गोटाबाया राजपक्षा अपनी कुर्सी छोड़ने को तैयार भी नहीं है। आइए जानते हैं श्रीलंका के इन हालातों में चाइना का कितना हाथ था। बात करते हैं चाइना डेट ट्रैप की। श्रीलंका इंडियन ओशन में एक स्ट्रैटेजिक प्लेस ओन करता है। क्योंकि ये वेस्ट को ईस्ट से जोड़ता है, इसलिए श्रीलंका ने हम्बनटोटा इंटरनेशनल पोर्ट नाम का एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। पर श्रीलंका अकेले इतने बड़े प्रोजेक्ट को नहीं बना सकता था, तो उसने यूएस से मदद मांगी, पर यूएस के एनालिस्ट ने इस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद श्रीलंका ने भारत से मदद मांगी, पर भारत के एनालिस्ट ने भी सेम जवाब दिया और श्रीलंका को इस प्रोजेक्ट में पैसा ना फंसाने की सलाह दी। पर फिर भी श्रीलंका ये प्रोजेक्ट लेकर चीन के पास गया। चीन ने इस प्रोजेक्ट को फंड तो किया, पर अपनी कुछ टर्म्स रखी, जैसे कि इस टेंडर को चीन की कंपनी को ही अलॉट किया जाएगा। दरअसल चीन को पहले ही पता था कि श्रीलंका ये डेब्ट इजीली पे नहीं कर पाएगा, पर फिर भी चीन ने इस प्रोजेक्ट में इसलिए पैसा लगाया क्योंकि चीन काफी समय से इंडियन ओशन में एक जगह ढूंढ रहा था जहां से वो अपनी मिलिट्री ऑपरेशन परफॉर्म कर सके, साथ ही ट्रेड के रूट पर भी अपनी पकड़ मजबूत कर सके। हुआ भी कुछ ऐसा ही। चीन ने श्रीलंका के लोन डिफॉल्ट करने पर पोर्ट को अनमने रूप से 99 साल के लिए लीज पर लिया। चीन इसी तरह से विकासशील देशों को डेट ट्रैप में फंसाने के लिए बदनाम है। श्रीलंका के साथ भी उन्होंने यही किया। डिपेंडेंस ऑन टूरिज्म सेक्टर एंड इंटर ऑफ कोविड-19। श्रीलंका अपने बायोडायवर्सिटी और अपने प्राकृतिक सौंदर्य के कारण शुरू से ही एक अच्छा टूरिस्ट अट्रैक्शन बन गया था। साथ ही एक न्यूली इमर्जिंग इकोनॉमी होने के कारण श्रीलंका ट्रैवल टूरिस्ट को भी चीप पड़ता था। धीरे धीरे श्रीलंका का टूरिज्म सेक्टर बहुत बड़ा हो गया और इस बात का अंदाजा आप इसे लगा सकते हैं कि 2014 तक श्रीलंका की टोटल जीडीपी में लगभग 12% हिस्सा टूरिज्म सेक्टर से आता था। देश में 50% से ज़्यादा फॉरेन रिजर्व अकेले टूरिज्म सेक्टर से ही आता था। पर फिर 2020 के शुरुआत के साथ कोविड-19 आया और पूरी दुनिया में ट्रैवल्स रुक गए। रातों रात टूरिज्म सेक्टर खत्म हो गया। ये श्रीलंका की इकोनॉमी के लिए एक जोरदार धक्के की तरह था और श्रीलंका गवर्नमेंट ने 2019 में अपने पूरे एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को पेस्टिसाइड फ्री करने का फैसला लिया था। इसका कारण ये था कि मार्केट में धीरे धीरे ऑर्गेनिक क्रॉप्स की डिमांड बढ़ रही थी, पर अपने इस टारगेट को पूरा करने में उन्होंने जल्दी दिखाई और रातों रात सारे पेस्टिसाइड पर बैन लगा दिया गया। असल में इस तरह की ट्रांजिशन आसान नहीं होती, इन्हें धीरे धीरे अप्लाई करना चाहिए, पर इस जल्दीबाजी के कारण श्रीलंका की मुख्य फसलें जैसे टी और राइस के प्रोडक्शन में बड़ा फॉल देखने को मिला। इन सभी परिस्थिति और सरकार के मिसमैनेजमेंट के कारण श्रीलंका आज इस हाल में आ पहुंचा है। ये रिपोर्ट पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे सोशल मीडिया अकाउंट को फॉलो करें या विजिट करें naradmuni.co.in। धन्यवाद।